नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी उसको मानसून सत्र में लाने की पूरी तैयारी कर ली है और इस तैयारी के साथ पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। सब चौंक गए हैं कि अभी तो सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि एक वेबसाइट है, उस पर आप जो है अपनी सलाह दीजिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोग तो ये कह रहे थे अभी हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, हम इस पर अपना विचार विमर्श रखने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि मोदी सरकार की तैयारियां पिछले 4 साल से इस मुद्दे को लेकर चल रही है, और अगर वास्तविकता बात करें तो लगभग पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस मुद्दे को लेकर हमेशा अपने आप में कमिटमेंट है और तैयारी है कि कभी ऐसा मौका अगर आया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो निश्चित जानिए कि हम समान नागरिक संहिता देश में लागू करेंगे। तो 50 साल 40 साल के इंतजार के बाद ये अवसर आया 2014 में, और इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये घोषणा पत्र में हमेशा शामिल रहा है, मोदी जी की तैयारी पहले से थी, लेकिन माहौल बनाने के लिए और जो कानूनी सलाहकार जो समिति है उसमें जो संघ के जुड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, कानूनी इसमें जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, कुछ कानून के कॉलेजों में यानी लॉ कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उन सबसे विचार विमर्श करके पूरी तैयारी कर ली गई कि अगर ये ड्राफ्ट लाया जाएगा तो इसमें कौन कौन से कानून इसमें मर्ज किए जाएंगे, कानून का असर देश पर क्या पड़ेगा और इसके विरोध में कौन कौन क्या कर सकता है, यह भी तैयारी की गई। और इसीलिए आपको याद दिला देता हूं कि मोदी जी को जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, कट्टर मोदी भक्त, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ लोग तो मैंने ट्विटर स्पेस पर सुने वो अपने प्रोफाइल में आरएसएस का ध्वज लगा लेंगे और उसमें लिखेंगे 20 साल का स्वयंसेवक। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर वो जब भी कभी मोदी जी की तरफ से कोई बात की जाती थी, कभी ऐसा देखा जा रहा था कि मुस्लिम समाज को जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं यानी जो योजना केंद्र की हैं, जब वो समान रूप से सभी वर्गों को मिल रही है, और मोदी जी जब भी ये नारा लगाते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो कट्टर अपने आप को कहने वाले लोग हैं ये उल्टा और मोदी जी पर सवाल उठाते थे कि मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने तो इनको कट्टर हिंदुत्ववादी समझा था, हमने तो इनको वोट इसलिए दी थी क्योंकि मैं पिछले 20 साल से संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं तो साहब कट्टर सनातनी हूं, मैं तो कट्टर हिंदू हूं, और मोदी जी ने तो धोखा दे दिया। मोदी जी तो सॉफ्ट हैं, मोदी जी कट्टर हिंदू वाले नहीं रहे। कोई लोगों की मैं चर्चा सुनता था, जो एक मोदी थे जो 2002 में थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आज जो मोदी है वो वाला नहीं है। इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे थे, और मोदी को कमजोर लीडर साबित करने में जो विपक्ष का एक नैरेटिव चलाने का एजेंडा था, वो लोग एक्टिव थे और सब फर्जी आईडी ले लेकर सोशल मीडिया पर बैठे थे। कोई संघ का स्वयंसेवक नहीं था, कोई उसमें मोदी भक्त नहीं था, कोई उसमें बीजेपी का नहीं था। कोई भी अगर मोदी जी को समझता है, मोदी जी को जानता है, मोदी जी पर थोड़ी बहुत स्टडी है, तो वो ये समझ पाएगा कि मोदी जी इस देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं या जो भी अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, जो भी अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहते हैं, उन सबसे कहीं ज्यादा वो कट्टर हिंदूवादी है, वो कट्टर सनातनी है, वो परम भक्त हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और राष्ट्रभक्त सबसे पहले और सबसे कट्टर हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, सर्वस्व न्योछावर कर दिया। खुद के जीवन में कोई उन्होंने पारिवारिक सुख नहीं लिया, सांसारिक सुख नहीं भोगा, राष्ट्र के लिए अपने आप को होम कर दिया। उस व्यक्ति पर शंका उठाने वालों पर मुझे शंका होती है, और इसलिए ट्विटर स्पेस हो या सोशल मीडिया, मैं ऐसे लोगों से कई बार भिड़ा हूं। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जिस बात की तैयारी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कर रहे थे, क्योंकि शायद उनकी अंतरात्मा को लगता होगा कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा
कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और फिर हमारे पास वो शक्ति होगी कि हम इस राष्ट्र के लिए जो भी हितकर होंगे वो हम काम करेंगे, जिसमें यूसीसी भी एक है। तो जब समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाएगी तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो विरोध करेंगी, उनका काम विरोध करना भी है। अगर इसमें वामपंथी दल विरोध में उतरते हैं, कांग्रेस विरोध में उतरती है, कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं वो विरोध में उतरते हैं, ओवैसी विरोध में उतरते हैं, वो तो होना है, ये समझ में आता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या ओवैसी जैसे लोग देश के मुसलमानों को भड़काएंगे, देश के मुसलमानों को सड़कों पे उतारेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी दंगा कराने की फिराक करेगी, ये पहले से अंदाजा है। और इसलिए मोदी जी की तैयारी जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा तब से है। चाहे आपने देखा होगा कभी वोहरा समाज के बीच मोदी जी खड़े होते हो, कभी आपने देखा होगा कि अचानक मिस्र की एक सबसे बड़ी मस्जिद के बीच में खड़े होकर जो उनका हम सब ने फोटो और वीडियो देखा। ये कोई ऐसे ही नहीं है पसमंदा मुस्लिम। मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहली बार सुना जब 2014 में मोदी जी आ गए, जिस तरह से उनके मुद्दों को उठाया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मैंने कई ऐसे चेहरे देखे हैं, कई मेरे मित्र भी हैं और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करते हैं। मेरे एक मित्र हैं और वो मित्र बनारस में रहते हैं, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा भी मिला। वो राजनाथ सिंह जी के चुनाव के समय जब गाजियाबाद से लोकसभा सीट पर राजनाथ सिंह जी लड़े, वो बनारस से 2 महीने अपना घर परिवार का काम छोड़कर राजनाथ सिंह जी के लिए यहां व्यवस्था करने के लिए, प्रचार करने के लिए यहां गाजियाबाद में थे। और मैं देखकर चौंक गया कि भाई आप तो मुस्लिम समाज से हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे समय में, जब आप समझिए कि कट्टर हिंदूवादी कहकर के उसके ऊपर मोहर लगाई जाती हो, यह मुस्लिम विरोधी पार्टी है ऐसा कहा जाता हो, कोई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हो भी सकते हैं। और मैंने देखा कि उनके साथ पूरा एक दल, यानी अकेले नहीं, पूरा एक समाज। और जो ये गाजियाबाद की मुस्लिम बस्तियां हैं उनमें सुबह से लेकर रात तक वो जाकर लोगों को समझाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही मुस्लिमों की सच्ची हितैषी पार्टी है, बाकी लोग तो वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। और उसका इफेक्ट मैंने देखा गाजियाबाद की मुस्लिम बस्तियों में। 2014 के चुनाव में राजनाथ सिंह जी जब गाजियाबाद लोकसभा से खड़े थे, जिस मुस्लिम समाज को यह कहा जाता था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं देंगे, वो चाहे प्रतिशत उनका बहुत कम रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने वोट नहीं दिया। वो जो माहौल मैंने देखा, मेरे मन में भी आता था कि भाई ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और उसके बाद अब तो बहुत अधिकता हो गई, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखें कि कहीं वो कोने में प्रचार करके और बनारस वापस लौट गए, उनकी चर्चा ज्यादा मीडिया में नहीं हुई क्योंकि उस समय सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन आज देश के अंदर से आवाज उठ रही है, मुस्लिम समाज की महिलाएं हो, चाहे मुस्लिम समाज के पुरुष हो, और चाहे फिर वो अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पसमंदा मुस्लिम समाज के नेता हो, आज खुलकर के यूसीसी के पक्ष में उतर करके आए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जितनी भी योजना थी, जो लाभार्थी है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया। और वो दिखाई देता है कि अगर 2 करोड़ लोगों को फ्री में केंद्र सरकार ने मकान दिए हैं तो उस 2 करोड़ में 30% मुस्लिम समाज को भी मकान मिले हैं। यदि उज्ज्वला गैस दी गई है तो उसमें भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है। यदि पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना करके मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। बहुत सारे लोगों को मैंने विरोध करते सुना है, देखो जी मोदी सरकार आ गई, हिंदुओं के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने के लिए जिनको कोचिंग चाहिए भाई हिंदुओं को भी चाहिए। हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। मुस्लिम बच्चों के लिए ही क्यों कोचिंग दी जा रही है? बिल्डिंग की फोटो खींचकर उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा था, ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये देखिए जामिया के अंदर खड़ी है और इतना करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दे दिया। क्यों दे दिया? और विरोध में उतर गए। उन लोगों को समझना चाहिए कि मोदी जी का वो विजन है कि वो अगले 20 साल का विचार करते हैं
और अगले 20 साल इस देश की दशा क्या होगी, इस देश की दिशा क्या होगी, वो तय करना, यही है भारतीय जनता पार्टी का काम कि वो पहले विचार करे। और इसीलिए आपको बता दूं कि आज जब मानसून सत्र आने वाला है और इसकी तैयारी चल रही है, तो आज आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने हमेशा दिल्ली में भी तुष्टीकरण किया, चाहे घुसपैठिए घुस करके यहां आ गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको बसाने का काम किया, लेकिन आज वो यूसीसी पर पलट गए। वो कहते हैं यूसीसी तो आना ही चाहिए और हम इसके साथ हैं। आप देखते जाइए, जैसे जैसे मुस्लिम समाज यूसीसी के पक्ष में खुलकर बोलेगा, ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां आपको दिखाई देंगी जो कांग्रेस का साथ छोड़कर यूसीसी पर आपको भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के साथ खड़ी हुई दिखाई देंगी। और यह है मोदी जी का वो विजन जो उन्होंने आज के 30-40 साल पहले शुरू किया था। उनका जो परिश्रम है, उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, और यही संघ का विचार भी है। तो कोई अपने को कहता हो मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और वो मुस्लिमों के बारे में गलत सोच रखता हो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि संघ का तो ये मानना है कि सभी भारत माता के पुत्र हैं। इस देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है, बेशक उसकी पूजा पद्धति कोई और है। और इसलिए खुल करके ये समाज सामने आया है। और इस जो मानसून सत्र है, इसमें इस बिल को पास किया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कानूनी जानकारों से सलाह लेने के बाद ये सब ड्राफ्ट तैयार है। 19-20 कुछ फेरबदल करना है, उसके लिए वेबसाइट पर जो विचार मांगे गए थे उसमें वो विचार आए। अब तक जानने को मिल रहा है कि लगभग 1.5 लाख के करीब मेल्स उसके द्वारा जानकारी पहुंची है। अगर उसमें कुछ ऐसा लगेगा कि किसी की सलाह ऐसी है कि जो विद्वान लोगों के दिमाग में नहीं आया था, ये राय किसी ने दी है, तो वो लागू होगा। और जो इसका विरोध करना चाहेंगे, विरोध के लिए विरोध जिसको करना है, कांग्रेस की तो पोल पट्टी पहले ही खुल चुकी है कि किस तरह से झूठ बोलकर उन्होंने सीएए के टाइम पर मुसलमानों को सड़कों पे उतार दिया था। पता लग रहा था कि पीछे से फंडिंग हो रही है, कहीं उनके पीछे पीएफआई है, कहीं उनके पीछे सिम्मी है, कहीं उनके पीछे जो है बाकी कोई अरब कंट्री से पैसा आ रहा है। ये सब लोगों का पहले इलाज किया गया। आपको ध्यान होगा, आप याद करिए, पहले सिमी पर प्रतिबंध लगा, फिर पीएफआई पर बैन लगा, फिर पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड हुई, फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई। ये सब तैयारी चल रही थी कि यूसीसी एक दिन लाना है, तो कोई विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति इसके सामने अगर आएगा तो उसका कैसे इलाज करना है। और इस सब होमवर्क करने के बाद मोदी जी ने अब ये पूरी तैयारी के साथ ये तय कर लिया है कि इसी मानसून सत्र में, यानी जुलाई के एंड में और अगस्त में, इस बिल को पास कर दिया जाएगा। और इसका असर 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इस पर भी इसका असर लगेगा। और 2024 में इन विपक्ष की बोलती बंद होगी, जो हमेशा ये कहते हैं ये तो चुनावी मुद्दा है, लागू तो इसको करेंगे ही नहीं। ठीक उसी तरह जो राम मंदिर को लेकर उपहास उड़ाते थे, 370 को लेकर उपहास उड़ाते थे, उनको पता लगेगा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं। और इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें और क्या करें। कांग्रेस जरूर कोई तिगड़म भिड़ाने की कोशिश में है। और इसीलिए राहुल गांधी अब कभी मणिपुर घूम रहे हैं, कभी विदेशों में मोदी को मुस्लिम विरोधी बनाने के लिए नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका किसी का एजेंडा चलना नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी राष्ट्रभक्तों को और सनातनियों को यह कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारी रखिए। और जिस दिन यह बिल पास होगा, कोई हो सकता है कि ये विपक्षी पार्टियां जरूर कोई हरकत करें, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब आपको तथ्यों के साथ देना है। सड़कों पर उतरने के लिए हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे अर्धसैनिक बल कानून व्यवस्था को करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप लोगों को धैर्य से केवल इनके नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोगों का मुकाबला करना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो लोग मोदी पर और मोदी जी की योजनाओं पर शक कर रहे थे कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको आज उत्तर मिल गया होगा कि आज जो ये पसमंदा समाज है, लगभग 60 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिस पर इनकी संख्या 30% से ज्यादा है। और वो इस काम में लगे हैं कि 2024 के चुनाव में कैसे ये 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं। एक बहुत बड़ा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ आया है।
3 तलाक के मुद्दे पर जहां मुस्लिम महिलाएं खुलकर के मोदी जी के साथ आई थी, इस कॉमन सिविल कोड यूसीसी के बाद आप देखेंगे कि यह मुस्लिम समाज खुलकर के इसके पक्ष में आएगा और बाकी देश हित के लिए तो यह होना ही है। तो बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने यह उठाया है और विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया है। और इस समय ऐसा माहौल इसके बाद बनता दिखाई दे रहा है कि 2024 में लगभग 400 सीटों से भारतीय जनता पार्टी वापसी करने वाली है। वंदे मातरम।